नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्मर। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री मोदी भूटान की 2 दिन की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भूटान से रवाना होने से पहले भूटान के राजा जुग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और वहां के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने किया उनका अभिवादन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भूटान के थिम्पू में ग्यालसुन जेतसुन पेमा मातृ एवं शिशु अस्पताल का किया उद्घाटन। थिम्पू में अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण भारत सरकार की सहायता से किया गया। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने कहा कि अस्पताल भूटान के लोगों, खासकर भूटान की माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल में निभाएगा अहम भूमिका। भूटान के प्रधानमंत्री ने भूटान के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए की मदद के लिए भारत का जताया आभार। भूटान के प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे से दोनों देशों के संबंध होंगे और मजबूत। भूटान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये अस्पताल भारत और भूटान के बीच दोस्ती का प्रतीक। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा पर सीबीआई की तरफ से छापेमारी। संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के यहां सीबीआई कर रही है छापेमारी। सीबीआई महुआ के कोलकाता समेत कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ बृहस्पतिवार को एफआईआर दर्ज की थी। लोकसभा ने पिछले साल दिसंबर में अनैतिक आचरण के लिए मोइत्रा को निष्कासित कर दिया था। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 दिनों की ईडी रिमांड पर हैं। ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। आज सुबह एक मेडिकल टीम ईडी दफ्तर पहुंची और टीम ने मुख्यमंत्री केजरीवाल का किया टेस्ट। अदालत में ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता। केजरीवाल के घर पर छापेमारी में कई अहम दस्तावेज हुए बरामद। ईडी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने चुनाव लड़ने के लिए शराब कारोबारियों से 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए 4 अलग-अलग रूट्स के जरिए मिल भी गए। इन पैसों को गोवा असेंबली का चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देना चाहिए। भाजपा नेता हरीश खुराना ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा नैतिक आधार पर होना चाहिए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ राजघाट पर प्रार्थना की और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की शपथ भी ली। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। वहीं कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध जो है उसमें आम आदमी पार्टी ने शहीदी पार्क पर संकल्प सभा का किया आयोजन। पार्टी के सभी सांसद, विधायक, पार्षद, पदाधिकारी इंडी गठबंधन के लोगों के साथ कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। वहीं दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की ईडी रिमांड आज समाप्त हो रही है। अदालत ने के कविता को ईडी की 7 दिन की रिमांड पर भेजा था। आयकर विभाग आज सुबह से मटियाला से आप विधायक गुलाब सिंह के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। गुलाब सिंह से एसीबी भी एमसीडी की टिकट बेचने के मामले में पूछताछ कर चुकी है। गुलाब सिंह से एसीबी एमसीडी की टिकट बेचने के मामले में पूछताछ कर चुकी है। वहीं गुलाब सिंह गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रभारी रह चुके हैं। 2016 में उन्हें फिरौती के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। यूपी के बाकी 24 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान संभव। भारतीय जनता पार्टी लक्षद्वीप से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को अपना समर्थन देगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डिजिटल माध्यम से अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के प्रचारकों के लिए चुनावी दौरे के 2 सदस्यों के लिए कमेटी बनाई और इस कमेटी में रणदीप सुरजेवाला और मनीष चतुर्थ का नाम शामिल है। यही समिति देश भर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के दौरों और रैलियों का शेड्यूल बनाएगी और इसमें किस नेता को किस दिन प्रदेश में प्रचार प्रसार किया जाना है, ये तय किया जाएगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने के संकेत दिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये चुनाव मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैं 75 साल का हो चुका हूं। ये चुनाव युवाओं का चुनाव है।
समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा की। सपा ने ददरौल विधानसभा क्षेत्र से अवधेश कुमार वर्मा, गैंसड़ी विधानसभा क्षेत्र से राकेश यादव और दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से विजय सिंह गोंड को अपना उम्मीदवार घोषित किया। चौथी सीट लखनऊ पूर्व सीट को लेकर कांग्रेस से तालमेल हो सकता है। हिमाचल में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज, 3 निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बेंगलुरु दक्षिण सीट से भाजपा के उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी से मुलाकात कर मतदाता सूची में गलत तरीके से मतदाताओं के नाम हटाने का मुद्दा उठाया। तेजस्वी सूर्या ने चुनाव आयोग से मतदान प्रक्रिया को सख्ती से पालन करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने का आग्रह किया। साथ ही तेजस्वी सूर्या ने मतदाताओं से भी 25 मार्च से पहले मतदाता सूची से नाम कटने की स्थिति में फिर से नाम के लिए आवेदन करने के लिए भी कहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने तंजावुर में आज सुबह की सैर के दौरान चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की, साथ ही वहां मौजूद बच्चों से भी वो मिलते हुए दिखाई दिए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आज सुबह रामनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव को लेकर पदयात्रा की। भाजपा नेता भारती घोष ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की स्थिति की तुलना अफगानिस्तान से की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ पश्चिम बंगाल में लोगों तक न पहुंचने पर भी चिंता जाहिर की गई है। मध्य प्रदेश में धार स्थित भोजशाला में ज्ञानवापी की तरह वैज्ञानिक सर्वे का आज दूसरा दिन। प्रशासन ने भोजशाला परिसर में भीतर और बाहर सुरक्षा के किए कड़े इंतजाम। हाईकोर्ट द्वारा भोजशाला का सर्वे कराने के आदेश को चुनौती देने के लिए एक याचिका मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई, लेकिन कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की मांग को किया खारिज। पिछले 20 साल से वांछित गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को चीन से भारत लाया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर को मुंबई को लेकर आई है। इसके खिलाफ हत्या और जबरन वसूली के कई मामले दर्ज। गैंगस्टर प्रसाद पुजारी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। पुजारी ने अपने निर्वासन में देरी करने के लिए एक चीनी महिला से शादी कर ली, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने प्रयास लगातार जारी रखे। यही वजह है कि करीब 20 साल के बाद उसे कानून का सामना करने के लिए मुंबई वापस आना पड़ा। भारतीय नौसेना का जहाज कोलकाता 35 सोमाली समुद्री लुटेरों के साथ आज मुंबई पहुंचा। समुद्री लुटेरों को येलो गेट पुलिस को सौंपा गया। भारतीय नौसेना ने कहा कि ऑपरेशन संकल्प और अन्य अभियानों के दौरान 110 लोगों की जान बचाई गई, जिसमें 45 भारतीय और 65 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक शामिल। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक बस के पलटने से 25 लोग हुए घायल। बस में 100 से ज्यादा लोग सवार। झारखंड के लोहरदगा में भीषण सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौत, वहीं 30 से अधिक लोग घायल। यह हादसा नेशनल हाईवे 143 पर हुआ। पंजाब में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख को नोटिस किया जारी और उन्हें 4 सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का दिया आदेश। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 27 मार्च तक सिंगापुर, फिलीपींस और मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की यात्रा 3 देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर होगी केंद्रित, साथ ही इसमें क्षेत्रीय मुद्दों पर सहभागिता का अवसर प्रदान होगा। सीबीएसई ने देश के अलग अलग राज्यों के 20 स्कूलों की मान्यता की रद्द। इन स्कूलों में नियम विरुद्ध आचरण करने के साथ साथ कदाचार में लिप्त रहने का भी आरोप। पोषण पखवाड़ा 2024 का आज अंतिम दिन। 9 मार्च से शुरू हुए इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पोषण मुद्दों पर जन जागरूकता और सामुदायिक कार्यक्रमों को अपनाना है। रंगों के त्योहार होली को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल। वाराणसी के अस्सी घाट पर लोगों ने मनाई होली। वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी होली की तैयारियां जारी हैं। होली पर रेलवे स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन के लिए कई कदम उठाने के साथ ही यात्री सुविधाएं बढ़ाई गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की तरफ और आनंद विहार टर्मिनल पर अस्थायी प्रतीक्षालय का निर्माण किया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में।
आरबीआई के सरकारी कामकाज से जुड़े ऑफिस और एजेंसी बैंकों की सभी नामित शाखाएं मौजूदा वित्त वर्ष के आखिरी 2 दिन यानी 30 और 31 मार्च को सामान्य कामकाजी घंटों के मुताबिक रहेंगी खुली। आरबीआई के मुताबिक सरकारी चेकों के निपटान के लिए 30 और 31 मार्च 2024 को स्पेशल क्लियरिंग ऑपरेशन चलेगा। साथ ही 31 मार्च की रिपोर्टिंग खिड़की 1 अप्रैल 2024 को दोपहर 12 बजे तक के लिए खुली रखी जाएगी। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 607वीं बैठक आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में हुई संपन्न। बैठक में आरबीआई बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान डिजिटल पेमेंट्स में अब तक हुई प्रगति पर बात की। साथ ही उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए कंज्यूमर एजुकेशन और जागरूकता के नतीजों की समीक्षा भी की। सांख्यिकी मंत्रालय ने बताया कि तीसरी तिमाही के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.4% रही। इसमें मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ 7.6% रहने का जताया गया अनुमान। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयर इंडिया पर पायलटों को लंबी दूरी की उड़ान से पहले जरूरी आराम नहीं देने जैसे नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया 80 लाख रुपए का जुर्माना। एविएशन रेगुलेटर ने कहा कि अपने सबूतों और रिपोर्टों का जो एनालिसिस किया गया उसमें यह पता चला कि कुछ मामलों में एयर इंडिया ने ऐसी उड़ान भी भरी जिसमें दोनों पायलट्स की उम्र 60 साल से अधिक थी। जेएसडब्ल्यू रिन्यूएबल एनर्जी में महाराष्ट्र के वाशपेट में रिलायंस पावर की 45 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना का 132 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करने के लिए एक समझौते पर किया हस्ताक्षर। रिलायंस पावर ने कहा कि जेएसडब्ल्यू रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू नियो एनर्जी लिमिटेड और पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी सिस्टर कंपनी है। रिलायंस पावर का लक्ष्य इस वित्त वर्ष के अंत तक कर्ज मुक्त कंपनी बनना है। वित्तीय संकट का सामना करे बायजूस ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली कंपनी थिंक एंड लर्न लिमिटेड ने अपने 292 ट्यूशन सेंटर्स में से उसे घटाकर 30 किया है। शिक्षा प्रौद्योगिकी फर्म ने कहा कि बायजू ने खर्च कम करने के उपायों के तहत 1 ट्यूशन इन सेंटर्स को बंद करने का लिया फैसला। कंपनी ने अपने संचालन के तीसरे वर्ष में अधिकांश केंद्रों को मुनाफे में लाने का रखा लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का कहना है कि वैश्विक मुद्रास्फीति में नरमी और आर्थिक वृद्धि में सुधार के चलते वर्ष 2024 में विश्व व्यापार परिदृश्य आशावादी रहने का अनुमान। पैकेजिंग क्षेत्र की कंपनी क्रिएटिव ग्राफिक्स सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड ने कहा कि उसका प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ 28 मार्च को खुलेगा। आईपीओ का आकार 54 करोड़ से ज्यादा। बजाज ऑटो के एमडी राजीव बजाज ने कहा कि इस साल जून में कंपनी सीएनजी से चलने वाली बाइक को करेगी लॉन्च। पेट्रोल बाइक की तुलना में सीएनजी बाइक की कीमत होगी अधिक। राजीव बजाज ने कहा कि 20 साल पहले आई पल्सर बाइक की बिक्री के जल्द ही 20 लाख इकाई का आंकड़ा पार हो जाने की उम्मीद। ऑटो कलपुर्जा निर्माता उनो मिंडा ने कहा कि उसने देश के इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरणों के निर्माण और बिक्री के लिए स्टार चार्ज एनर्जी के साथ किया गठजोड़। मिंडा ग्रुप के चेयरमैन निर्मल के मिंडा ने कहा कि ये सहयोग मेक इन इंडिया के प्रति हमारे समर्पण और टिकाऊ इलेक्ट्रिफाइड भविष्य के लिए हमारे समर्पण को दर्शाता है। रूस में राजधानी मॉस्को के पास एक कंसर्ट हॉल परिसर में सशस्त्र हमलावरों की गोलीबारी में 82 लोगों की मौत, 110 से अधिक घायल। इस्लामिक स्टेट ने ली इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में हुए आतंकी हमले की निंदा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम रूस के साथ खड़े हैं। मॉस्को में हुए हमले पर अमेरिका ने जताई चिंता। व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि हमले की तस्वीरें डरावनी। रूस ने यूक्रेन के निप्रो स्थित सबसे बड़े बांध पर किया हमला। कुल 8 हमले हुए हैं। रूस ने यूक्रेन के जापोरिजिया स्थित विशाल बांध को निशाना बनाने के लिए 150 मिसाइल और ड्रोन का किया इस्तेमाल। इस हमले में 5 लोग मारे गए और लाखों लोगों की घर की बत्ती है वो हुई गुल। ब्राजील में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। साथ ही कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने रविवार तक जारी की चेतावनी। मौसम संस्थान के आगे भी तूफान की चेतावनी देते हुए लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। प्रिंस विलियम की पत्नी वेल्स की राजकुमारी केट मिडल्टन कैंसर से पीड़ित, उनकी कीमोथेरेपी हुई शुरू। मिडल्टन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि पिछले 2 महीने हमारे पूरे परिवार के लिए काफी कठिन, हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि उन्हें कौन सा कैंसर है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी राजकुमारी के प्रति सहानुभूति की प्रकट। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आग लगने के कारण कई मकान हुए नष्ट। ब्रुकलिन में लगी आग बुझाने के लिए 30 गाड़ियां और 135 अग्निशमन कर्मी मौके पर पहुंचे।
भारतीय किदाम्बी श्रीकांत ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। टूर्नामेंट के अंतिम 4 में आज किदाम्बी का सामना चीनी ताइपे के लिन चुनयी की चुनौती से होगा। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से 4 बार सांसद, केंद्रीय मंत्री, हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, मेरी सबसे दाईं ओर बैठे हैं श्री हर्ष महाजन जी, राज्यसभा के माननीय सांसद, भाई संजय सिंह जी, हमारे साथ यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री विक्रम ठाकुर जी, माननीय विधायक श्री त्रिलोक जम्वाल जी, माननीय विधायक श्री राकेश जम्वाल जी। आज 6 माननीय विधायक जो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं इनका परिचय करा रहा हूं। आदरणीय श्री सुधीर शर्मा जी, आप 4 बार के माननीय विधायक हिमाचल प्रदेश से, पूर्व में श्री वीरभद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, इस दायित्व के ऊपर आप विराजमान रहे अभी तक, और आज धर्मशाला से विधायक इस नाते आप अभी तक थे जब तक स्पीकर साहब ने इनकी सदस्यता समाप्त नहीं की है। ये आज दूसरा, इनके पिताजी स्वर्गीय श्री संतराम जी कांग्रेस पार्टी के हिमाचल के लंबे समय तक पुरोधा रहे, पूर्व मंत्री रहे, राष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष रहे। श्री राजेंद्र राणा जी, आप 3 बार से लगातार विधायक हमीरपुर जिला के, और आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष, इस नाते अभी तक आपके पास दायित्व रहा, और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से अभी आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री रवि ठाकुर जी, आप लाहौल स्पीति ट्राइबल क्षेत्र से 3 बार विधायक, और केंद्रीय ट्राइबल कमीशन में आप वाइस चेयरमैन की भूमिका में रहे। इनकी माताजी कांग्रेस पार्टी की लंबे समय तक प्रदेश की नेता रही, श्रीमती लता ठाकुर जी, जनजातीय क्षेत्र से आप आते हैं। चौथे श्री इंद्रदत्त लखनपाल जी, आईडी लखनपाल मेरे बिल्कुल राइट में है। आप 3 बार से हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक, इससे पहले शिमला कॉरपोरेशन के लगातार कई बार कॉरपोरेटर रहे, और कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता। 5वें श्री देवेंद्र भुट्टो जी, श्री देवेंद्र भुट्टो जी, आप ऊना जिला की और बंगाना विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक, इससे पहले बीडीसी के 2 बार चेयरमैन रहे। श्री चैतन्य शर्मा जी, 6ठे हिमाचल प्रदेश के सबसे युवा विधायक, पेशे से एडवोकेट, और जिला परिषद के माननीय सदस्य रहे। ऐसे मैंने ये 6 माननीय विधायक
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का परिचय कराया है। धन्यवाद। मेरा सादर अनुरोध होगा माननीय अनुराग जी, अरुण जी, जयराम जी और राजीव बिंदल जी से कि आप एक एक करके सबको सदस्यता का पत्रक दें। श्री सुधीर शर्मा जी, सुधीर श्री राजेंद्र राणा जी, 1 मिनट ठहरो। श्री राजेंद्र राणा, जी भेज दें। पहले पर्ची पकड़ो। पहले तो मेंबरशिप है। श्री रवि ठाकुर, श्री रवि ठाकुर, श्री इंद्रदत्त नागपाल। तो हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका, जहां जो 6 बागी विधायक थे उन्हें अब भाजपा की सदस्यता मिल चुकी है और भाजपा में शामिल हो चुके हैं। फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बस